नमस्कार, पास 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुआ मंथन, कई प्रस्तावों पर लगी बैठक में मुहर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता, स्वास्थ्य विभाग भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। अभी तक कोरोना का हल्द्वानी से नहीं आया कोई मामला सामने। मसूरी में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन, मसूरी बीजेपी मंडल ने मनाई 300वीं जयंती, स्थानीय कलाकारों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। अहमदाबाद में अवैध गर्भपात रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया। अवैध रूप से एक होटल में कराया जा रहा महिलाओं का गर्भपात। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जहां कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक कोई मामला सामने नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जरूरी दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। पिछली बार वैसे ही हुआ था, तो अभी ऐसा है कि अभी तो एक बार सेंसिटाइज हो जाए लोग कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस लोग आ रहे हैं तो उसकी भी टेस्टिंग पड़ेगी। हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई कर रखा है, 42 बेड का जो कोविड के नाम पे बना था, उसको उसी से कर भी दिया, तो वो वार्ड है। तो उसमें 42 बेड है, उसमें ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं, मॉनिटर्स भी हैं, और टोटल आइसोलेशन में और लोग वहाँ नहीं आएंगे ना, मेनली आइसोलेशन का डाउनिंग एरिया, वो जो पहले प्रोटोकॉल्स है, डाउनिंग एरिया, डॉफिंग एरिया, पीपी किट्स के सिचुएशन इंप्रूव्स एंड बढ़ती है, तो उसके बाद कहाँ भर्ती करने का, फिर वैसे वार्ड जैसे पहले कर रहे हैं, वार्ड कुछ करेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। फिर होता है कि जैसे लास्ट टाइम क्या था, अब क्या हुआ एक्सपीरियंस कि मान लो कभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया, डिलीवरी होनी है, वो कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं जो सरकार से जो भी दी जा रही हैं। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं, और उससे मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इनकी नीड पड़ती है इनिशियली, तो उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है, वो बना दिया गया है, वहाँ 42 बेड का है, उसमें आईसीयू बेड्स भी हैं, और उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन बेड्स। मेन चीज़ में कि आइसोलेशन करना है, उसमें और पेशेंट्स मिक्सअप नहीं करेंगे, तो वो ऊपर चालू भी है, 42 बेड्स का वो कर दिया है। अगर नंबर बढ़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जैसे लास्ट टाइम क्या था, उसे स्टेप वाइज एस्केलेशन करके फिर वैसे नए नए वार्ड्स डेवलप कर सकते हैं, वो है। अभी तो कोई मरीज भर्ती हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसी लेके चलना, अचानक कभी कोई आता है तो उससे कैसे, तो उसके लिए आइडेंटिफाइड हैं, वो कर रहे हैं, तैयारी है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, टेस्टिंग हो जाएगी, और यदि भी किसी आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी तैयारी पूरी उसकी है। अब ये तो लेटर ऑन पता चलेगा कौन सा वेरिएंट है, कितनी इसमें म्यूटेशन हुआ है, क्या इसकी लिथैलिटी थी या पोटेंसी थी, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो पढ़ने को मिल रही हैं वो ये है कि उतना ये माइल्डर फॉर्म है। अब वो जब पूरा उसमें बाद में चलेगा तो बहुत ही स्पोराडिक केसेस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस एंडेमिक रहता है, और वैसे भी लोग जो पुराने वेरिएंट्स के लिए तो उसमें लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, सब है, और उसमें हर्ड इम्यूनिटी भी हो ही गई होगी। अब बिल्कुल नया अगर आता है तो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसमें जैसे टाइम बताएगा तो तब पता चल पाएगा। हीट वेव तो अलग चीज़ है, वो तो अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होंगे तब जा कर के वो उसमें होता है। अभी तो बारिश हो गई है, उसकी वजह से है, वो नौबत शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर आते हैं मरीज, कभी आते हैं इसमें मई जून में जो ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ते हैं तो उसके लिए तैयारी पूरी है उसकी, वो तो एज एन जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा आपने बताया कि गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, ये जैसे बरसात होती है इसमें आते हैं, आजकल ही पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके तो ठीक है, जो
पीडियाट्रिक्स में, मेडिसिन में आते हैं, वो टीम्स हैं, वैसे अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, इलाज कर देते हैं वो लोग। खबर मसूरी से है, जहां पहली बार मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई के जीवन, उनके द्वारा किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों से संबंधित चित्र, दस्तावेज और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई की जीवन गाथा और उनके योगदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी के साथ साथ स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगोली के माध्यम से अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, ये मसूरी के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये प्राउड फील करने वाला टाइम है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। वो उनका हक भी था, वो बनता भी था, और आज मरणोपरांत अगर ये अवार्ड मिला है तो ये उनका राइट बनता था। और हमारे पूरी मसूरी को इस बात पे गर्व है और हम उनको सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और बधाई भी। मैं कहूँ तो मसूरी के लिए एक ऐसी शख्सियत थी कि अपने आप से ही प्राउड फील करता है, और उसी का परिणाम है कि आज उनको मरणोपरांत जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो एक हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है। आज हमारे शहर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ के निवासी जो हैं ह्यूज गेंजर और उनकी पत्नी कोलिन गेंजर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, और बहुत ही हमें खुशी हुई क्योंकि जो ये गेंजर मिस्टर गेंजर हैं, ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके पिता हमारे नगर पालिका के 1941 से 43 तक चेयरमैन रहे। तो हमारे शहर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि इनको हमारे शहर की बहुत चिंता थी और ये एक तरह से ट्रैवलर राइटर थे। ये हर जगह घूम घूम कर बुक्स लिखते थे पूरे पर्यावरण के बारे में और आसपास के जितना भी एरिया थे उसके बारे में ये बुक्स लिखते थे। इन्होंने कम से कम 3000 आर्टिकल्स लिखे हैं और 30 किताबें लिखी हैं, जबकि सारी पर्यावरण पर है। इनके द्वारा एक सीरियल भी बनाया गया था, लुकिंग बियॉन्ड, जो कि दूरदर्शन में आता था। इनकी पत्नी और इन्होंने मिलकर बनाया था। आज हम उनसे मुलाकात करने गए थे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं 95 वर्ष का हूँ, परंतु मैं अपने शहर के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो आजकल शहर में क्या चल रहा है, हमने बताया शहर में आजकल हालात उस समय के नहीं है जिस समय की आप बात कर रहे हैं। आज हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि आज ट्रैफिक बढ़ चुका है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है और सब अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पर उन्होंने कहा आपको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपको अपने शहर को बचाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 0 पॉइंट तक टाइलें लगा दी गई सड़कों पर, ये किसकी इजाज़त से लगी और किसने लगाई, आपने विरोध क्यों नहीं किया। परंतु हमने कहा विरोध करा हमने, परंतु उनकी बातों से ऐसा लगा कि हमें विरोध करना चाहिए, अपने शहर की लड़ाई लड़नी चाहिए, शहर हित में हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो हमें प्रोत्साहन दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जी अकेले थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो अकेले थे। आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें। कह रहे कि मैं और लोगों से भी बात करता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि हम क्या करें। तो आप लोगों को आगे आना चाहिए और इस शहर को बचाना चाहिए क्योंकि शहर के लिए इस उम्र में भी 95 की एज में भी वो शहर के लिए बहुत चिंतित है। और उनके द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन दिया गया और कहा गया कि आप इस शहर को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें और शहर की चिंता करें। और मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे पास जितने भी लोगों को लाएंगे मैं सबको लेक्चर देने को तैयार हूँ, सबको समझाने को तैयार हूँ। और यही एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ये दोनों हस्बैंड वाइफ चाइना गए थे और इन्होंने पूरे वर्ल्ड का दौरा किया हुआ है और वर्ल्ड से पूरी चीज़ें ला ला के इन्होंने किताबें लिखी हैं। आज भी उनके घर में पक्षी भी उन्होंने बहुत सारे रखे हुए हैं वहाँ पर, हमने देखा। और जो उन्होंने किताबों में ये भी पढ़ा कि किस प्रकार हाथी पाँव क्षेत्र में जो है तारबंदी करके जानवरों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, इसलिए वो चिंतित हैं। लाइब्रेरी के भी वो लाइफ टाइम मेंबर रहे हैं, तो उनको शहर की चिंता है और हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि गांधी जी भी अकेले थे और गांधी जी ने भी हमारे देश को अकेले ही आज़ाद कराया, तो आप भी इस शहर को अकेले ही आगे ले जा सकती हैं। तो मुझे तो बहुत प्रोत्साहन मिला। कोई वो हर बात में थोड़ी देर बाद वो ये कहते थे आई लॉस्ट माई वाइफ, आई लॉस्ट माई वाइफ। और हमने उनकी वहाँ फ़ोटो देखी। हम नमन करते हैं उनकी पत्नी जो कोलिन गेंजर है और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, आज वो भी खुश हो रही होंगी क्योंकि उनको मरणोपरांत आज ये पुरस्कार मिला है। तो मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि उनको आज इस
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां माइनिंग बैरियर में कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुकेश नाम के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 लोगों पर हमला किया और उनको जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की, जिसके बाद मामले को लेकर सतीश कुमार की तहरीर के आधार पर कोतवाली जसपुर में मुकदमा दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 312 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। 12 मई की घटना है, तालाबपुर स्थित जो बैनिंग बैरियर है उस पर ये घटना सामने आई थी कि मनीष कश्यप और अन्य लोगों द्वारा वहां पर गाली गलौज की गई और लाठी डंडे से मारपीट की गई। इसमें कोतवाली जसपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें हमारी कोतवाली की टीम को सफलता हाथ लगी है। इसमें मनीष कश्यप के साथ साथ 2 अन्य आरोपी जिनका नाम करण पुत्र बलवीर सिंह और नीरज कश्यप है, उन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से रिकवरी हुई है 315 बोर तमंचे की, जिसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं और इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बेरोजगारी के कारण क्षेत्र के 24 गांवों में लगातार पलायन के चलते यहां के जनप्रतिनिधियों में निराशा थी, पर यहां की तस्वीर बदली कोविड काल से। कोविड काल में इस क्षेत्र से पलायन कर चुके लोग गांव में लौटे और सरकार की महत्वाकांक्षी और ऊर्जा योजना से सोलर प्लांट लगाकर स्वरोजगार के रूप में कदम बढ़ाने का फैसला किया। आज इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में सोलर प्लांट लग चुके हैं और ग्रीन एनर्जी के रूप में यह क्षेत्र फेमस हो गया है। साथ ही यहाँ के युवाओं ने गांव में पुराने मकानों को डेवलप कर उन्हें होम स्टे के रूप में विकसित कर यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी पंख दे दिए हैं। जो है देखो, जैसा जो है अब विकास हो रहा है, प्रधान जी ने जैसे जो है सूर्य लाइट लगाई, होम स्टॉक बनाया, ऐसे सब लोग साहब भाई जो है हमारे गढ़वाल के ऊपर आकर के जो है अपना रोजगार यहाँ पर करे तो अति लाभ प्राप्त होगा। नीचे गर्मी नहीं खानी पड़ेगी, यहाँ पर ठंडा पानी है, ठंडी हवा है, प्रकृति की हवा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट या हमारे विधायक जी या हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में जो है सबको रोजगार दिया जाए तो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हमारे उत्तराखंड के बराबर स्वर्ग है ही नहीं विश्व में कहीं भी। ठीक है साहब, और क्या पूछना चाहते हैं? जैसे ये कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, लेकिन अब पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है और पहाड़ के जवान लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं वो भी अब जो है स्वरोजगार के लिए और रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड के जो युवा जो बाहर बहुत सफल व्यवसायी के रूप में हों या किसी भी रूप में हों, वो वापस पहाड़ आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉन्च की गई हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट के एक स्कीम है, उसके तहत भी यहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव में आप देख सकते हैं 4-5 प्लांट लगे हैं और 4-5 अभी जो है ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो पहाड़ के लोग आ रहे हैं, वो यहाँ के युवा रोजगार की तरफ, स्वरोजगार की तरफ जो है बढ़ रहे हैं आगे तेज़ी से। और ये मोटिवेशन और लोगों में भी रेप्लिकेट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्वरोजगार की तरफ आएँ, केवल सरकारी नौकरी की तरफ जो है इंतज़ार ना करें। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, हमें उद्यमिता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके पहाड़ का कुछ भला हो सकता है। सरकार, हमारे एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार और हमारे देश के एसएसए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार उनका विश्वास है कि पहाड़ों में बसने वाले लोग जो सीमांत के दूर दराज जो हमारे क्षेत्र हैं वो तीर्थाटन पर्यटन में कैसे आगे आएँ और इसमें जो पर्यटन की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और आजीविका में होम स्टे के रूप में जगह जगह होम स्टे बन रहे हैं। इसी तरह से जो सोलर प्लांट जगह जगह लग रही हैं उससे भी हमारे काफ़ी जो बेरोज़गार साथी हैं उनको बहुत अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है। उससे और लगभग सोलर प्लांट की जो एक पूरी होड़ लग चुकी है कि हर कोई जो है उसको लगाना चाहता, तो ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
उत्तराखंड के रामनगर में हाल ही में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कई अभियान चलाए, लेकिन 2-3 दिन तक चला यह अभियान अब ठप हो गया है। अतिक्रमणकारियों ने फिर सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह अनजान बने बैठे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरा नाम भारत राजन, वाल्मीकि बस्ती से हूँ, नगर पालिका में सर्विस करता हूँ। मैं ये कुंदन की गली में से मैं अभी निकल रहा हूँ। रोज़ का हैंड से मैं रोज़ बोलता हूँ कि भैया गाड़ी हटा लो, वो सामान हटा लो अपना। मेरे को गाड़ी नहीं, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल नहीं देते, कहीं से कहीं तक पूरा कब्जा ढा रखा है। बिल्कुल ये लगा लो सामान, बिल्कुल रास्ता कहीं से कहीं तक नहीं है और ना ही मेरे को दिया जा रहा है। काफ़ी कल 2-4 दिन पहले मेरे बंदे को, मेरे ड्राइवर को, शाम की शिफ्ट वाले को मारा गया है और अभी भी मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। अभी भी मैं बोलता भी हूँ तो मेरे को मारने तोड़ने के लिए आते हैं, मेरी गाड़ी पर चढ़ते हैं, सरकारी गाड़ी पर हाथ डालते हैं। कितनी देर फंसी रही पूरा गाड़ी? ये 1 घंटा मेरे को पूरा परेशान करा इन लोगों ने। सरकारी काम में बांधा डाल रहे हैं ये लोग मेरे, कितना परेशान कर रहे हैं। का सामान से सड़क पर रख रखा है। सड़क पे बिल्कुल रास्ता कहीं से कहीं तक नहीं है रोड में। खबर कर्नाटक से है, जहां मंगलवार को शहर में तहसीलदार बसावराजा बेन शिरूर ने किसानों के बीमा के भुगतान की मांग की और साथ ही धारवाड़ जिले के कलघटगी तालुक में विभिन्न मांगों की भी मांग की। किसानों को समय पर बीज और उर्वरकों की आपूर्ति करने की जरूरत होती है और ऐसे में 1 टन वजन के लिए गन्ने की रेखा में केवल 150 रुपए ही बढ़े हैं। CACP अधिनियम के अनुसार 4500 प्रति टन तय किया जाना चाहिए। उन्होंने चीनी कारखानों द्वारा पिछले वर्ष के लाभांश के आवंटन की मांग की है। ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಳವಾದ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಅವನ್ನೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಆಯಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಅದಾವೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇವತ್ತು DAP ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈಗೇನ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಸೋಯಾಬಾನ ಬಿತ್ತಾಕ DAP ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು DAP ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದಾಸ್ತಾನ ಇದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಈಗ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾರೋ ದಾಸ್ತಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಏನು ಯಾವ ದಾಸ್ತಾನ ಅದಾವೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಆ ದಾಸ್ತಾನ ಇದ್ದಂತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ FRP ರೇಟ್ ಐತಿ ಆ ರೇಟ್ನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಅಂಗಡಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿರಿಯ ತೋಡ್ರಿ ಏನು ತೋರಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಏನ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ, ಏನು ಹಿರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತೈತಿ 278. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 600 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಳ್ಳಿ, ರೈತರು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನ ಇವತ್ತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ತುಂಬಿದಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಅದರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈತರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾರು ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ತಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಕಬ್ಬುಗಳ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕಲಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೀಜಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆದರ್ಶ ನುಕ್ಸಾನನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ಸಹಿತ GPS ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಕಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮುಂಗಾರಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಕೆಇಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕರೆದು ಈ ವರ್ಷ ತಾವು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಲಿನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಟನ್ಗೆ ಕೇವಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 4,500 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಾನದಂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೋರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೀಜ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗೊಬ್ಬರ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೀಜ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈತರು ಮುಖಂಡರು ಒಂದು 4 ಜನ 5 ಜನ ಮುಖಂಡರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಮುಂಗಾರೆ ಬೇಗ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಬೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬದಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. अहमदाबाद जिले के बावला शहर में पनामा गेस्ट हाउस में गर्भपात का मामला सामने आया है, जहां गेस्ट हाउस में कमरा भाड़े पर लेकर गर्भपात करने जैसा गैर कानूनी कारनामा अहमदाबाद ग्रामीण एसओजी टीम और आरोग्य विभाग की रेड के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अहमदाबाद ग्रामीण एसओजी और बावला तालुका आरोग्य विभाग के अधिकारी राकेश मेहता और उनकी टीम के साथ बावला सांसद चौकड़ी पर आए हुए पनामा गेस्ट हाउस में रेड करके गर्भपात का पर्दाफाश किया है। इस रेड के दौरान गर्भपात करने वाली नर्स हेमलता दर्जी और गर्भपात कराने आई हुई अपेक्षा प्रदीप भाई पडियाल और शीला भूपेंद्र भाई पडियाल नाम की 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ગઈકાલે અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા એસઓજી ટીમ એમના પીઆઈ SN રામાણીનાઓને બાતમી મળે બાવડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ પનામા ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે એક મહિલા નામે હેમલતાબેન દરજી જે ધોળકા વિસ્તારના રહેવાસી છે તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે ગર્ભવતી મહિલાઓનું ગર્ભપાત કરાવી રહ્યા છે. આ બાતમી મળતા જ એસઓજીની અને હેલ્થની ટીમ ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે પહોંચે અને ત્યાં હેમલતાબેન અને તેમની સાથે તેમણે તાજું જે ગર્ભપાત કરાવેલ તે ભ્રૂણ અને મહિલા દર્દી જે હતા એ અને ટેબ્લેટ્સ મળી આવેલ હતી. હેલ્થની ટીમ દ્વારા આ જે ભ્રૂણ છે
તેને અને ટેબ્લેટ્સને રિકવર કરવામાં આવેલ છે અને તેમના દ્વારા બાવડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ અને BNSની કલમ 9192 મુજબ ગુનો દાખલ કરાવવામાં આવેલ છે. આ જે મહિલા છે તે છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષથી કરી રહેલ હતા. આ સાથે તેમણે નર્સિંગનો કોર્સ કરેલો છે, જેથી જે બાવડા અને ધોળકાની અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર સાથે તેમણે કામગીરી કરેલ હોય, જેથી આ કાર્યવાહીથી એ પરિચિત હતા અને આ ગર્ભપાત કરાવવાની ડૉક્ટરની કોઈ ડિગ્રી ધરાવતા ન હતા. તેમની પાસે કોઈ જ ટેબ્લેટ્સ આપી શકે તેવી ડિગ્રી ન હતી. તેમ છતાં તેઓ ડિગ્રી વગર મહિલાઓ તેમને જ્યારે સંપર્ક કરતી અને જેમાં મોટા ભાગે પહેલાં ગર્ભ પરીક્ષણ કરવામાં આવતું અને જો ફિમેલ ચાઇલ્ડ હોય તો તેનો ગર્ભપાત કરાવવા માટે મહિલાનો સંપર્ક કરવામાં આવતો હતો. અને આ મહિલા કાર્યવાહીથી જાણકાર હોય તે અલગ અલગ ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે અથવા તો મોટા ભાગે દર્દીના ઘરે જઈને ગર્ભપાત કરાવતા હતા. આ જે નર્સ છે એનો કોન્ટેક્ટ લોકો કેવી રીતના કરતા હતા, કેવી રીતના આખું રેકેટ આ લોકોનું ચાલતું હતું, કેટલા સમયથી? આ જે નર્સ છે હેમલતાબેન, તે બાવડા અને ધોળકાની અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં તેમણે કામ કરેલું હતું. ત્યારે તે દરમિયાન જે મહિલા દર્દીઓ એમના સંપર્કમાં આવે તેથી જાતેથી જે સંપર્ક આપીને તેમને જાણ કરતા હતા. અને મોટાભાગના કિસ્સામાં જે મહિલાઓને 1 થી 2 દીકરી સંતાનમાં હોય અને ફરીથી જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય અને ત્યારે ગર્ભ પરીક્ષણ કરાવતા જ્યારે ત્રીજી દીકરી કે એવી રીતે તેમનો ગર્ભ હોય છે ત્યારે આ મહિલાનો સંપર્ક કરીને ગર્ભપાત કરતા હતા. એટલે તેમનો ડૉક્ટર સાથેનો કામ કરેલાનો અનુભવ અને દર્દીઓ સાથેનો તેમનો જે પરિચય છે તેના લીધે તેમને સંપર્ક કરતા હતા. આ ગર્ભ પરીક્ષણ ક્યાં કરવામાં આવતું હતું અને કેટલા ટાઈમથી આ લોકોનો રેકેટ ચાલી રહ્યો? આજે બેન છે જાતે જ દર્દીઓના સંપર્કમાં રહેતા હતા અને પોતે જાતે જ તેમના ઘરે અથવા તો ગેસ્ટ હાઉસમાં બુકિંગ કરાવીને ગર્ભપાતની કાર્યવાહી કરતા હતા. ગર્ભ પરીક્ષણ જે છે તે અલગ અલગ જગ્યાએ કરાવવામાં આવતું હતું. હવે એમની સાથે બીજા કોણ લોકો સંકળાયેલ છે, કેટલા સમયથી આ રેકેટ ચાલતું હતું અને આ ઓર્ગેનાઇઝડ વેમાં ચાલતું હતું કે કેમ તે બાબતે હાલ આ ગુનાની તપાસ AN જાનીનાઓ કરી રહેલ છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલું ગર્ભપાત કરવામાં આવ્યું છે એવું આંકડો મળ્યો છે અને આ ગર્ભપાત દરમિયાન એવું કોઈ ઘટના બની છે તપાસમાં, તો કોઈ સ્ત્રીઓ સાથે કંઈક થયું હોય? હાલમાં આ બેન જે છે આરોપી તેને અટક કરીને આયુ આગળ તપાસ ચલાવી રહેલ છે. અત્યાર સુધીમાં તેમના દ્વારા કેટલા ગર્ભપાત કરવામાં આવેલ છે, તેમની અગાઉ કોઈ ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી છે કે કેમ, આવું કોઈ કાર્યવાહી કરવાથી કોઈના મૃત્યુ નિપજેલ છે કે કેમ, અને તેમની સાથે તેમની પાસે ડિગ્રી ન હોવાથી તેમને દવા પૂરી પાડનાર, જ્યારે ઇન્જેક્શનની જરૂર પડે ત્યારે ઇન્જેક્શન પૂરા પાડનાર અલગ અલગ કોણ વ્યક્તિઓ તેમાં સામેલ હતા તે તમામ તપાસ હાલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર AN જાનીનાઓ ચલાવી રહ્યું છે. ગેસ્ટ હાઉસની સાથે આનો સંબંધ શું હતો? ગેસ્ટ હાઉસના માલિકે શું કીધું, શું કાર્યવાહી કરવી એને કઈ રીતે સહમત કર્યો હતો? ગેસ્ટ હાઉસના માલિક જે છે તે આ સમગ્ર કાર્યવાહીથી જાણકારી હતી તેમને, જેથી આ ગુનાના કામે ગેસ્ટ હાઉસના જે માલિક છે જેમને અગાઉ પણ 2 થી 3 વખત આ જ ગેસ્ટ હાઉસમાં તેમણે ગર્ભપાતની કાર્યવાહી કરેલી છે, જેથી તેમને પણ મદદગારીમાં સામેલ રાખીને આરોપી તરીકે ગુનામાં લેવામાં આવેલ છે. એક કેસ ઉપર હેમલતા પૈસા કેટલા લેતી હતી, પોતાની પાસે પૈસા કેટલા રાખતી હતી અને ગેસ્ટ હાઉસ વાળાને કેટલા પૈસા આપતી હતી? આજે દરેક દર્દી વાઇઝ એ અલગ અલગ પૈસા એમણે લીધેલા છે. અમુક કિસ્સામાં 10,000 15,000 દર્દીની જેવી કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણે એના દ્વારા પૈસા લેવામાં આવતા હતા અને તેના આધારે ગેસ્ટ હાઉસમાં પૈસા આપવામાં આવતા હતા ને અલગ જે ગર્ભ પરીક્ષણ કરાવે છે ત્યાં પણ તેના દ્વારા પૈસા આપવામાં આવતા હતા. આંકડો કહી શકાય મેડમ કે કેસના 10,000 15,000 આંકડો શું? મિનિમમ 10,000 થી લઈને બાકી બીજા જે કોઈ દર્દી છે એની હાલ પૂછપરછ ચાલુ છે કે અલગ અલગ દર્દીના કિસ્સામાં તેમણે કેટલા पैसा લીધેલા છે. अमरेली के विवादित दलित नीलेश राठौर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. 16 तारीख को बबलू नमकीन खरीदने गए दलित युवक पर जानलेवा हमला का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है. नमकीन के लिए दुकानदार और मृतक व मृतक के दोस्तों के बीच हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. 6 तारीख को हुई थी मारपीट. 10 दिन बाद झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना पुलिस ने तेज गर्मी और अमावस्या पर्व को ध्यान में रखते हुए ठंडा मीठा पानी बांटा। पुराने नेशनल हाईवे 9 पर थाना परिसर के सामने इस व्यवस्था को किया गया, जहां हजारों यात्रियों ने इसका लाभ उठाया। थाना इंचार्ज विजय कुमार ने खुद वाहनों को रुकवाकर यात्रियों को शीतल जल पिलवाया। गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना की और पुलिस का आभार भी जताया। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।